हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2015 में लीनियर अलजेब्रा के पार्ट सी से जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी एनक्रोसेंट मैट्रिसेस ओवर सी, देन ए बी एंड बी ए ऑलवेज हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। फर्स्ट ऑप्शन में है ए बी एंड बी ए ऑलवेज हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। Second, if AB and BA have the same set of eigenvalues, then AB equal to BA. Third option है if A inverse exists, then AB and BA are similar. Fourth, the rank of AB is always same as the rank of BA. देखिए सॉल्यूशन। A और B हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स की बना है। इसका मतलब A और B क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। देन सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू अल्फा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू बीटा। देन हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ये जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ B, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ AB के इक्वल होता है। देन यहाँ से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू अल्फा बीटा। और इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ B डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ BA, और ये किसके इक्वल होगा, बीटा अल्फा के, क्योंकि A डिटर्मिनेंट है वो अल्फा है और B का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, बीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इक्वल टू अल्फा बीटा। अब जब इन दोनों के डिटर्मिनेंट सेम है, इसका मतलब इनके पास में जो आइगन वैल्यूज़ का सेट है वो भी सेम है, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट होता है वही डिटर्मिनेंट होता है। और अगर इनका डिटर्मिनेंट सेम है, इसका मतलब ए बी और बी ए के पास में आइगन वैल्यूज़ का सेट क्या है, सेम है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में है ए बी एंड बी ए ऑलवेज हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़, ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन में है इफ़ ए बी एंड बी ए हैव सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज देन ए बी इक्वल टू बी ए। अब हमें ये बताना है अगर इनके पास आइगन वैल्यू सेम है देन क्या ए बी और बी ए भी इक्वल होंगे, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। देखिए इसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। अगर हम मैट्रिक्स ए इस तरह से कंसिडर करें 0 1 0 0 एंड बी कंसिडर करें 1 0 0 0, यहाँ से हमें ए बी क्या मिलेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 0 0। इसी तरह से बी और ए को, जो बी ए होगा मतलब बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास बी ए मैट्रिक्स बनेगी 0 1 0 0, इसकी आइगन वैल्यू भी 0 0 है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ से देखें तो ये जीरो मैट्रिक्स है और ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल नहीं है, बट इनके पास में जो आइगन वैल्यूज़ का सेट है वो दोनों के पास सेम है। इससे सेकंड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में है इफ़ ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज देन ए बी एंड बी ए इक्वल होंगे। बट हमने यहाँ से देखा कि हमने दो मैट्रिक्स कंसिडर की ए और बी, उनसे हमें ये मिला कि उनके पास में आइगन वैल्यू सेम है बट ए बी और बी ए क्या है, सेम नहीं है। देन यहाँ से सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। थर्ड ऑप्शन है इफ़ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए बी एंड बी आर सिमिलर। देखिए पहले तो हम एक स्टेटमेंट जानते हैं, सिंस वी नो दैट टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मैट्रिक्स A is similar to B if there exists a non-singular matrix P such that A equal to P inverse B P। मतलब अगर A जो है वो B मैट्रिक्स B के अगर सिमिलर है उस कंडीशन में क्या होगा, एक P एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए A इक्वल टू P इनवर्स बी पी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन में ये दिया हुआ है A इनवर्स एग्जिस्ट है। A इनवर्स क्या होता है, हमारे पास किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे ये बोला कि ए इनवर्स एग्जिस्ट है, अगर ये ए इनवर्स एग्जिस्ट है इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे जीरो हुआ, सपोज डिटर्मिनेंट जीरो हुआ, तो उस कंडीशन में तो अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं वहाँ पे क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ये जो है ये अगर जीरो हो गया तो ये तो इन्फिनिटी की ओर, तो मतलब ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट है इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। अब हमें ये चेक करना है ए बी और बी ए सिमिलर होंगी या नहीं होगी। तो देखो जब हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें कोई दो मैट्रिक्स सिमिलर कब होगी, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और उसके लिए क्या होना चाहिए, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मिल गई, तो हम क्या करते हैं पी की जगह पे मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमें ये चेक करना है ए बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारे पास, पी इनवर्स बी ए पी, तभी तो हम बता सकते हैं ए बी और बी ए क्या होंगी, सिमिलर होगी। जैसे यहाँ पे ए सिमिलर बी है तो हमें अगर हम ये चेक करें यहाँ पी की जगह ए ले लें तो ए इनवर्स बी ए ये क्या होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए। तो हम यही कंडीशन लेके चलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ए इनवर्स ए बी ए, देन हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए वैल्यू बी ए, ठीक है। तो ए इनवर्स ए बी ए, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये ए इनवर्स और ए इन्हें साथ में लिख लेते हैं और इसे बी ए को साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ से ए इनवर्स ए तो आइडेंटिटी आ जाएगा, कोई मैट्रिक्स अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, एंड मल्टीप्लाई में बी ए, तो इस यहाँ से
यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, बी ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी ए से मल्टीप्लाई होगी तो बी ए आ जाएगी। तो इस कंडीशन से अगर हम देखें तो मैट्रिक्स ए बी किसके सिमिलर होगी, बी ए के सिमिलर। तो यहाँ से हमें मिल गया इफ़ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए बी सिमिलर टू बी ए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट हमने पहले ही करेक्ट कर दिया एंड सेकंड इनकरेक्ट। अब है फोर्थ ऑप्शन, उसे और चेक कर लेते हैं। फोर्थ में है द रैंक ऑफ ए बी इज़ ऑलवेज द सेम एज द रैंक ऑफ बी ए। अब देखो अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, इसी एग्जाम्पल से हम चेक कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था ना, मतलब मैट्रिक्स कंसिडर की थी ए इक्वल टू 0 1 0 0 एंड बी इक्वल टू 1 0 0 0। ए बी हमें मिली 0 मैट्रिक्स तो इसकी रैंक तो 0 आ गई, एंड बी ए मिली हमें 0 1 0 0 ये मैट्रिक्स, इसकी रैंक क्योंकि इसके पास एक नॉन जीरो रो है तो इससे इसकी रैंक 1 आ गई। तो दोनों मैट्रिक्स की रैंक सेम नहीं है, देन यहाँ से फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड सेकेंड और फोर्थ इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी an M cross n real matrix and B belongs to Rm with B not equal to 0, then first option the set of all real solutions of Ax equal to B is a vector space। वन बाई वन हम ऑप्शंस देखते हैं। देखो यहाँ पे A हमारे पास M cross n की रियल मैट्रिक्स है और B belongs to Rm एंड B क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। देन यहाँ पे ये दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ Ax इक्वल टू B इज अ वेक्टर स्पेस। तो देखो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन स्पेस में क्या मिल रहा है, जीरो वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब सॉल्यूशन स्पेस बी जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में जीरो वेक्टर बिलोंग ही नहीं कर रहा, और जब सॉल्यूशन सेट में जीरो वेक्टर बिलोंग ही नहीं करता तो उस कंडीशन में ये वेक्टर स्पेस फॉर्म ही नहीं करेगा। तो ऐसे फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड में है इफ़ यू एंड वी आर टू सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी, मतलब u और v क्या है, अगर ए एक्स इक्वल टू बी के दो सॉल्यूशन है इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए यू इक्वल टू बी एंड ए वी इक्वल टू बी। ठीक है, देन हमें ये बताना है इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा लेमडा यू प्लस 1 माइनस लेमडा वी, वो भी क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए एक्स इक्वल टू बी का। मतलब क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, तो इसे भी चेक करते हैं। देखो फर्स्ट तो हमने इनकरेक्ट कर ही दिया क्योंकि जीरो वेक्टर बिलोंग नहीं कर रहा है सॉल्यूशन सेट में, इसलिए एक्स इक्वल टू बी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। देन फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब सेकेंड के लिए यू और वी अगर तो सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू बी के, देन हम लिख सकते हैं ए यू इक्वल टू बी एंड ए वी इक्वल्स टू बी। देन हमें ये बताना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। देन अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए लेमडा यू प्लस 1 माइनस लेमडा वी इक्वल टू बी, तभी तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होगा। तो हम देखो यहाँ से लेके चलते हैं ए लेमडा यू प्लस 1 माइनस लेमडा वी इक्वल्स टू, अब इसे हम लिख सकते हैं लेमडा ए यू प्लस 1 माइनस लेमडा ए वी। ए यू की वैल्यू क्या है यहाँ से बी और ए वी की वैल्यू क्या है यहाँ से बी। तो अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, लेमडा बी प्लस बी माइनस लेमडा बी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, देन वैल्यू बच गई हमारे पास बी। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ए लेमडा यू प्लस 1 माइनस लेमडा वी इक्वल्स टू बी, इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन है। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये लेमडा यू प्लस 1 माइनस लेमडा वी ये सॉल्यूशन होगा फॉर एवरी लेमडा। ठीक है, अगर फॉर एवरी लेमडा के लिए ये सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू बी का, देन थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में दिया है ओनली व्हेन लेमडा इज इक्वल्स टू 0 या इक्वल 1, मतलब अगर लेमडा 0 और 1 के बीच हो या 0 और 1 हो तभी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये सॉल्यूशन होगा, तभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू बी का। पर हमने तो सेकंड ऑप्शन में करेक्ट किया है, फॉर एनी लेमडा बिलोंग्स टू आर के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब हमें चेक करना है इफ़ रैंक ऑफ ए इज एन देन ए एक्स इक्वल टू बी हैज़ एट मोस्ट वन सोल्यूशन। तो देखो अगर रैंक एन है किसी भी मतलब मैट्रिक्स के लिए, यहाँ पे अगर चेक करें हम रैंक एन है और बी आर एम में बिलोंग कर रहा है, देन सिस्टम के पास में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ऑलवेज। जब भी हमारे पास ऐसे दिया हुआ सिस्टम की जो मतलब सिस्टम में जो मैट्रिक्स है ए उसकी रैंक एन हो एंड जो बी है वो आर एम में बिलोंग करता हो, देन सिस्टम हैज़ ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये गिवन है एक्स इक्वल टू बी हैज़ एटमोस्ट वन सोल्यूशन, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें यही दिया हुआ है कि सिस्टम के पास में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और हमने यही देखा अगर रैंक एन है और बी बिलोंग्स टू आर एम देन सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का एंड एक सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया और फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A be an n cross n matrix over C such that every non-zero vector of C1 is an eigenvector of A. Then first option all eigenvalues of A are equal, second all eigenvalues of A are distinct। या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड में है A इक्वल टू लेमडा आई फॉर सम लेमडा बिलोंग्स टू C वेयर I is an n cross n आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फोर्थ है इफ़
एक्स ए and ma denote the characteristic polynomial and the minimal polynomial respectively, then xa equal to ma। मतलब फोर्थ में ये दिया हुआ है कि जो a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो दोनों क्या है, सेम है। देन हमें ये बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, ए हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स गिवन है सच दैट एवरी नॉन जीरो वेक्टर ऑफ Cn इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। देन देखो हम एक कंडीशन जानते हैं, एक स्टेटमेंट हम जानते हैं, इफ एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू लैम्डा ई, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज एन आइगन वेक्टर देन ए हैज यूनिक आइगन वैल्यू लैम्डा एंड ए इक्वल टू लैम्डा आई। अगर कोई भी नॉन जीरो आइगन वेक्टर होता है ए के पास में, तो जो मैट्रिक्स ए होती है उसके पास क्या होता है, आइगन वैल्यूज यूनिक होती है एंड ए इक्वल टू लैम्डा आई, ये स्टेटमेंट हम जानते हैं। देन यहाँ से हमें क्या मिल गया, जब ए इक्वल टू लैम्डा आई है उस कंडीशन में सारी आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा है, इसीलिए तो ए इक्वल टू लैम्डा आई है। तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इक्वल। देन अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन यहाँ से एक स्टेटमेंट से करेक्ट और इनकरेक्ट हो गए। फर्स्ट में है ऑल आइगन वैल्यूज इक्वल, करेक्ट। सेकंड ऑल आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। एंड थर्ड ए इक्वल टू लैम्डा आई, तो हमारे पास ए इक्वल टू लैम्डा आई भी मिल रहा है। स्टेटमेंट हम जानते हैं, इस स्टेटमेंट से मैट्रिक्स के पास में यूनिक आइगन वैल्यू होती है जब भी नॉन जीरो वेक्टर हो और वो आइगन वेक्टर हो, तो उस कंडीशन में सारी आइगन वैल्यूज यूनिक होती है और ए इक्वल टू लैम्डा आई होता है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया क्योंकि थर्ड में यही दिया हुआ है, ए इक्वल टू लैम्डा आई फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू सी वेयर आई इज द n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड सेकंड इनकरेक्ट हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन में है मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इनको चेक करना है। अब देखो क्योंकि लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू है एक ही, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x माइनस लेमडा की पावर n, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस लेमडा, क्योंकि हमारे पास a इक्वल्स टू क्या है, लेमडा ई। देन रैंक ऑफ a माइनस लेमडा ई क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि a लेमडा ई के इक्वल है तो a माइनस लेमडा ई जीरो होगा, तो रैंक भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी a माइनस लेमडा ई, तो इसकी रैंक जीरो होगी। तो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे रैंक जीरो है, तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो ये है और मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, दोनों इक्वल नहीं है। और फोर्थ में दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड सेकेंड और फोर्थ इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द मैट्रिसेस ए एंड बी, ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये गिवन है। देन ये बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी आर सिमिलर ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, सेकंड ए इज डायगोनलाइजेबल, थर्ड बी इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, एंड फोर्थ द मिनिमल पॉलिनोमियल एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए आर द सेम। तो देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स ए गिवन है और ये मैट्रिक्स बी गिवन है। अब अगर हम देखें तो ये भी अपर ट्रायंगुलर है एंड ये भी अपर ट्रायंगुलर है, तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उनकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, ये जो डायगोनल की एंट्रीज होती है। तो यहाँ से ए की आइगन वैल्यूज मिल गया हमें 2, 2 एंड 3, एंड इसी तरह से बी की आइगन वैल्यूज भी इसकी डायगोनल की एंट्रीज वो क्या होगी 2, 2 एंड 3, दोनों की आइगन वैल्यूज तो सेम है। तो यहाँ से अगर हम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखें, जैसे हम आइगन वैल्यू ए की आइगन वैल्यू के लिए देखें, वैसे तो दोनों की सेम ही है, तो दोनों के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम ही होगी। तो यहाँ से ए के लिए अगर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखें आइगन वैल्यूज की, तो 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 जो आइगन वैल्यू है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो एम ऑफ 2 हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह से जो आइगन वैल्यू 3 की एम होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 2 आई इक्वल्स टू 2, देन 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो तो हमारे पास 2 है और जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो हमारे पास 1 आई है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इस वजह से जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल नहीं है। और सेकंड ऑप्शन में ये दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, देन सेकंड ऑप्शन ऐसे इनकरेक्ट हो गया। अब इसकी हमें देखो थर्ड ऑप्शन में ये दिया हुआ है बी इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, तो हमें ए की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनानी है। तो देखो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम लिखें, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा मैट्रिक्स ए का वो क्या होगा, x माइनस 2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में x माइनस 3। यहाँ से अगर हम देखें इस मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी x माइनस 2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में x माइनस 3 की पावर 1। तो मैट्रिक्स के है डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो इसके जो मिनिमल पॉलिनोमियल में होंगे वो रिपीटेड रूट्स नहीं आएंगे, इसलिए इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही हो जाएगा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि देखो यहाँ से ये अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये यही होगा, या फिर जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, बट अगर हम यहाँ से देखें तो अगर इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो अगर ये होगा x माइनस 2 x माइनस 3, तो यहाँ से तो रिपीटेड रूट्स मिल गए हमें, तो रिपीटेड रूट्स तो होंगे ही नहीं,
क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। देन मिनिमल पॉलिनोमियल हैज़ नो नॉन रिपीटेड रूट्स, इस वजह से इसका मिनिमल पॉलिनोमियल यही हो जाएगा सेम। और फोर्थ ऑप्शन में ये दिया हुआ है द मिनिमल पॉलिनोमियल एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर द सेम, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है बी इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए। तो इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या आएगी? देखो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, जो मिनिमल पॉलिनोमियल में ये पावर होती है आइगन वैल्यू के लिए, जैसे x-2 की पावर 2, तो एक तो इसी ऑर्डर का ब्लॉक बनता है, मैक्सिमम ऑर्डर तो यही होता है ब्लॉक का, मतलब इस आइगन वैल्यू के लिए जो ब्लॉक बनेगा उसका मैक्सिमम ऑर्डर होगा 2x2। एंड फिर जो बाकी के जितने भी ब्लॉक बनेंगे वो या तो 2x2 के होंगे या फिर इससे कम के ही होंगे। तो यहाँ से आइगन वैल्यू 2 के लिए एक तो 2x2 का ब्लॉक बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों आइगन वैल्यू कंप्लीट हो गई, क्योंकि 2 आइगन वैल्यू 2 टाइम्स है तो आइगन वैल्यू कंप्लीट हो गई। एंड फिर बची आइगन वैल्यू 3, तो उसके लिए देखो यहाँ पे पावर क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल में पावर 1 है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स के लिए इस आइगन वैल्यू 3 के लिए जो ब्लॉक बनेगा उसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, 1x1 होगा। तो यहाँ से इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए इस आइगन वैल्यू के लिए ब्लॉक बन गया हमारे पास 1x1 का। देन ये बन गई हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, और यही हमारे पास मैट्रिक्स बी दी हुई है। ये देखो यही हमारे पास मैट्रिक्स बी दी हुई है, तो बी क्या है, ए की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। देन ऑप्शन थर्ड में यही दिया हुआ है बी इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमिलर। अब देखो हम जानते हैं एक स्टेटमेंट, टू मैट्रिसेस आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। और अगर हम यहाँ से देखें ए का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये है और मैट्रिक्स बी के लिए भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यही आएगी, तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी यहाँ से ए एंड बी सिमिलर, तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट एंड फोर्थ करेक्ट, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया।